सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। कैसी है रेणु जी? फर्स्ट क्लास। मौसम अच्छा है ना यहाँ का? हाँ, यहाँ का अच्छा है, लेकिन सब जगह का कहना चाहिए। नहीं, सब जगह का कैसे कह दें भाई। देखो, हाँ। ये तो पूरे देश में कहीं बहुत गर्मी है। ये तो हमारे देश की खासियत भी है कि कहीं इस समय बेहद गर्मी पड़ रही है, कहीं जहाँ गर्मी पड़ रही थी वहाँ अचानक से बारिश भी हो गई, और कहीं अभी भी उतनी ही गर्मी है। और एक बात और है मंजरी ना, बारिश के बाद की गर्मी का भी जो होता है ना, नखरा अलग ही होता है। जी, बहुत उमस होती है और बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। बिल्कुल। तो आज हम लोग सखी सहेली पर एक साथ फिर से मिल रहे हैं। जी तो हाँ, आज बिल्कुल। कुछ खास है ना, बताइए। हाँ, बताओ। हम बताएं। हाँ, क्योंकि तुम तो व्यंजन के ढेर सारे बताओगी, विधियां। और हम बात करेंगे सौंदर्य साधना में रूसी जो हमारे बालों में पड़ जाती है, यानी कि बालों के उसमें, उसके कुछ उपाय बताएंगे। वहीं आज खास दिन है 12 जून को, जो कल है, यानी कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, उस पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और आज है जयंती पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की। और इसी के साथ रेणु जी सखी विशेष में है वैज्ञानिक डॉक्टर अनुराधा टी के बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे। और राम प्रसाद बिस्मिल की तो खैर क्या कहें, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना। तो ये लाइन तो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बिल्कुल अपने आप ज़बां पर आ जाती है जैसे ही इस सेनानी का नाम आता है। बिल्कुल। और आज के दिन यानी 11 जून को सन 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर के खिरनी बाग मोहल्ले में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था। आपके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। आप इनकी दूसरी संतान थे। और आज हम सभी, पूरा देश ही इनकी जयंती मना रहा है। इनके बारे में एक बार एक ज्योतिष ने कहा था कि ये बालक यदि लंबी आयु का रहा तो ये चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है और कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती है। बहुत सोच विचार कर आपका नाम रा अक्षर पर रखा गया। चूंकि माता पिता दोनों ही श्री राम के आराधक थे, तो उनका नाम उन्हीं के नाम पर राम प्रसाद रखा गया। छोटे से बच्चे को सभी प्यार से राम बुलाते थे। ये तो होता ही है कि भाई उसका जो छोटा नाम है राम बुला लिया जाता था। और बचपन में उनकी शिक्षा अच्छी तरह से हो, इस बात पर पिताजी बहुत ध्यान रखते थे भाई, क्योंकि हर माता पिता की जिम्मेदारी होती है। लेकिन बिस्मिल जी का मन जो है ना, खेल में बहुत लगता था। कई बार पिता से मार भी खानी पड़ जाती थी। और उनकी माँ अपने बेटे को समझाया करती, बेटा राम, ये बहुत बुरी बात है, मत किया करो। अपनी माँ की सीख का उन पर असर भी पड़ता था, लेकिन फिर भी खेल ज़्यादा पसंद था उनको। बिल्कुल। और उनका बचपन का एक किस्सा है कि जब उनके पिताजी ने हिंदी का अक्षर बोध करा रहे थे उनको, तब ऊ से उल्लू लिखना पढ़ना उनको कहा कि करो, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं लिखूंगा। उन्हें लगता था कि ऊ से उल्लू ही क्यों लिखूं। इसके लिए भी उनकी पिटाई हो जाया करती थी कि बच्चे मनमानी करते हैं जब। तो बाद में उन्हें उर्दू स्कूल में भर्ती करा दिया गया। और जैसे जैसे वे बड़े होते गए, कुछ उपन्यास गज़लों की पुस्तकें पढ़ने का भी शौक हो गया उनको। लेकिन बाद में उनको अपनी इन आदतों को छोड़ना पड़ा, और क्योंकि घर में उनको डांट पड़ने लगी कि भाई पढ़ाई करो, और उनकी पुस्तकें भी फाड़ी गई, डांट भी खानी पड़ी उनको। बाद में धीरे धीरे लेकिन उनकी जो घर के अनुकूल पूजा पाठ में उनकी रुचि होने लगी, क्योंकि उन्हें करना ही पड़ा। फिर साथ साथ वो विद्वान लोगों के बीच में भी समय गुजारने लगे। और इस तरह से उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा कि आगे अंग्रेजी के 5वें दर्जे तक शिक्षा में आए। और राम प्रसाद जी अब तक काफ़ी उनके में बदलाव आ चुका था। जैसे बड़े होते हैं तो थोड़ा सा परिपक्व हो जाते हैं। और उन्हें मुंशी इंद्रजीत ने आर्य समाज के बारे में बताया, और तब उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखी पुस्तक पढ़ी, जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। और फिर तो उनके जीवन पर कुछ इस तरह से असर पड़ा कि काफ़ी परिवर्तन आ गया उनके में। और उनके अंदर क्रांति की लहर अब तक बहुत प्रखर हो गई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बाद में अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ने और देश को आज़ाद कराने के लिए मातृ देवी नाम की क्रांतिकारी संगठन की भी स्थापना की थी। और ब्रिटिश साम्राज्य को दहला देने वाली काकोरी कांड को आपने ही अंजाम दिया था। उनके साथ कई साथी भी शामिल थे, जिसमें अशफाकुल्ला
राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह सहित बहुत सारे लोग थे उनके साथ में। जी। और उन तीनों साथियों की ज़ुबान पर ये गज़लें थी कि जब भी वो पेशी के लिए ले कर जाया जाता था जी। तो वो यही गाते थे कि वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें न खून जुनून हो, क्या लड़े तूफानों से जो साहिल में है। और फिर वही गाते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बिल्कुल। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ, और ये जो घटना की बात हो रही है, यानी कि जब शहीद हुए वो 19 दिसंबर सन 1927 सज़ा के वक़्त, जैसे पूरे ज़ोर खरोश से थे वो, और शेर जैसे तुमने बताया। और ये बात है गोरखपुर की, उस समय हज़ारों लोग उनके दर्शन के लिए उमड़े हुए थे इन लोगों के। और राम प्रसाद बिस्मिल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ संवेदनशील कवि, शायर, साहित्यकार, इतिहासकार के साथ बहुभाषा भाषी अनुवादक भी थे। लेखन व कवि कर्म के लिए उनके बिस्मिल के अलावा 2 और उपनाम थे, राम और अज्ञात। बिल्कुल। और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी रेणु जी। उनमें से थी कुछ अशार, ए मातृभूमि तेरी जय हो, तराना ए बिस्मिल, ना चाहूं मान, मातृवंदना, गुलामी मिटा दो, फांसी की कल्पना, बिस्मिल की उर्दू गजल। इस तरह उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। भाई 11 पुस्तकें लिखी थी, प्रकाशित हुई, और जो पुस्तकों से पैसा मिलता था, यानी जो बिक्री से, वो सारा हथियार खरीदने में लगा देते थे। अब जी। हथियार से मतलब आप गलत मत समझिएगा श्रोताओं, क्योंकि वो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उसमें क्रांतिकारी के तौर पर जो भी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी वो पैसे उसमें लगाते थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, और उर्दू तखल्लुस उपनाम था उनका बिस्मिल। ये उर्दू में उनका तखल्लुस था, यानी कि उपनाम था, जिसका कि हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। जी, बिल्कुल। और उनकी अन्य पुस्तकें भी हैं रेणु जी। उन्होंने जी। मैनपुरी षड्यंत्र, स्वदेशी रंग, अशफाक की याद में, सोना खान के अमर शहीद वीर नारायण सिंह पे लिखी, और सरफरोशी की तमन्ना कई भागों में लिखी। क्रांतिकारी बिस्मिल और उनकी शायरी, बोल्शेविकों की करतूत, मन की लहर, क्रांति गीतांजलि आदि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। और उसी समय का एक उनका किस्सा भी है, जब उन्होंने जब राम प्रसाद जी को काकोरी केस में जब सामने उनका नाम आया था, उस वक्त का एक किस्सा था कि जब क्रांतिकारियों ने उन्हें ट्रेन से ले जाया जा रहा था और अंग्रेज़ों का रुपया लूटा, तो जो क्रांतिकारी थे जब ट्रेन से रुपया ले जा रहे थे अंग्रेज सरकार वगैरह, तो उसको उन्होंने लूटा था। उसमें बिस्मिल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि रात भर जागने के कारण पुलिस वाले उन्हें बिना हथकड़ी लगाए ही सो गए। सिर्फ एक मुंशी लिखा पढ़ी कर रहा था। वे चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वे मुंशी क्रांतिकारी रोशन लाल के रिश्तेदार थे। तो बिस्मिल जी ने उन्हें बुलाकर पूछा कि मैं भागने की सोच रहा हूँ, लेकिन इसके बाद आप पर मुसीबत आ जाएगी और नौकरी भी आपकी जा सकती है। अगर ये कष्ट सहने को आप तैयार हैं तो मैं निकल जाऊं। मुंशी जो थे अब ये सुनकर तो वो परेशान हो गए और उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि अगर आप भाग गए तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। और वे वहीं सुबह तक चुपचाप बैठे रहे। तो ऐसे सहृदय थे हमारे क्रांतिकारी। चाहते तो वो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा। और एक बात और है कि जो सच्चे देशभक्त होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। भाई उन्होंने मातृभूमि के लिए जो लिखा है वो है, हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे, श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वो पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान मैं चढ़ाऊं। क्या बात है। और भाई ये जो है कि उनकी जयंती पर हम उन्हें याद करते हैं, शत शत नमन करते हैं। और जाहिर है कि जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया, और वो भी उसूलों के साथ, वो भी मतलब क्या कहना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम नमन करते हैं। बिल्कुल नमन करते हैं। और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे, वो चुप तेरी महफिल
वो चुप तेरी महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट ऊंचाए कातिल में है, ऊंचाए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल। क्या बात है। बहुत ही प्यारा सा ये गीत था। और जब भी ऐसे गीत सुनते हैं तो मन जो है वो एकदम उत्साह से भर जाता है, अपने देश के प्रति जो प्यार है, प्रेम है, वो उमड़ कर आ जाता है। बिल्कुल। तो देशभक्ति की जहाँ तक बात है, हमें लगता है मंजरी कहीं न कहीं हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर हम 100% अपना दें, 100% अगर अपना दें तो वो भी एक देशभक्ति है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम इस समय अगर ज़रूरत नहीं है तो हम सिर्फ सीमा पर जाकर लड़ें, लेकिन एक तो इनके हम जज्बे को याद रखें कि इनकी कुर्बानियों की वजह से हम आज सांस ले रहे हैं आज़ाद बिल्कुल। भारत में और आज़ादी से रह रहे हैं, और उसके साथ-साथ जो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आप एक गृहिणी भी अगर हैं तो अगर हम घर में ठीक से रह रहे हैं और सारी अपनी कर्म को समझ रहे जी। हैं तो जाहिर है कि हम एक अच्छे देशभक्त हैं। बिल्कुल सही कहा आपने रेणु जी, क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र में हो अपने काम को ईमानदारी से करें, मेहनत करें और उसे सफलता के उस मुकाम तक लेके जाएं जहां पर सभी हम तो गर्व करें, साथ साथ हमारे साथ और लोग भी गर्व करें कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। तो आज सखी विशेष के अंतर्गत हम वैज्ञानिक डॉक्टर अनुराधा टी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि आकाश को जब मन होता है ना, आकाश को देखना होता है, जी, निहारना, और बिल्कुल। आकाश के उस पार की दुनिया क्या है, जब भी हम देखते हैं तो हमारा मन करता है कि हम उसके पार जाकर देखें, लेकिन हम जा तो नहीं सकते। लेकिन ये विज्ञान के जो खोजकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, जी। और जिन्हें बचपन से ही इसमें रुचि हो तो वो इस क्षेत्र में कुछ करने की इच्छा उनके मन में हमेशा बलवती होती रहती है और हिलोरे लेती रहती है कि हम भी कुछ करें, बड़े होकर कुछ करें। तो इसी तरह अनुराधा टीके जी के मन में भी ऐसा कुछ चलता था और वो भी ऐसा कुछ सोचा करती थी, तो उन्होंने भी कुछ इस ओर अपने कार्य को किया। डॉक्टर अनुराधा टीके का जन्म सन 1961 में बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ।
जी हाँ, इसरो में वो पहली महिला हैं जी। जिन्हें जीसैट 12 का निर्देशक बनाया गया था। हमारे साथी ने इसमें अच्छा। इजाफा किया, वैसे हमने भी बताने वाले थे। ये लिखते हैं कि डॉक्टर अनुराधा जी एक विख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। मध्यम वर्गीय परिवार से अपने जीवन को शुरू कर भारत के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष संस्थान इसरो में वरिष्ठतम महिला वैज्ञानिक के पद को हासिल किया। एक बार उन्होंने कहा था, यदि आप में जुनून है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए आपको छोटी चीजों को छोड़ना होगा। सिर्फ आप ही हैं जो अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं और कोई नहीं। क्या बिल्कुल, बात है। बहुत अच्छी बात लिख के हमारे श्रोता ने भेजी है। तो हम बात कर रहे थे उनके जन्म के बारे में और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। साल 1982 में जब अनुराधा जी ने इसरो ज्वाइन किया, उस वक्त गिनी-चुनी महिला वैज्ञानिक वहाँ हुआ करती थी और इंजीनियरिंग विभाग में तो और भी कम कम थी। होती थी, बिल्कुल सही बात है। और उन्हें विज्ञान से लेकिन इस कदर लगाव था कि उन पर इसका कुछ असर नहीं हुआ और यही वजह थी कि इसरो की पहली महिला सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी, जैसा कि हमारे साथी ने लिखकर भेजा था। अनुराधा जी महिला वैज्ञानिकों की रोल मॉडल मानी जाती हैं क्योंकि देश का सर्वोच्च स्पेस संस्थान इसरो, इससे जुड़ने का इन्हें मौका मिला और वहाँ की वरिष्ठतम वैज्ञानिक बनने का गौरव मिला। तो अनुराधा जी संचार उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ने की विशेषज्ञ हैं। वे तकरीबन कई सालों से इस संस्थान से जुड़ी हैं और जब वे मात्र 9 साल की थी तभी से उनकी इस ओर रुचि थी। और बाद में जब उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जब अपोलो 11 ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी सन 1969 में, चंद्रमा पर पहले जो इंसान पहुंचा था उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। उन्होंने पहला कदम रखा था। तो उस वक्त तो भाई टीवी तो हुआ नहीं करती थी, ये जी। भी छोटी थी। तो इन्होंने ये किस्से अपने माता पिता से सुने थे और इस तरह से उनकी जो कल्पना शक्ति थी वो और तीव्र हो गई कि उन्हें भी कुछ इस तरह का करना है। और आज वे जिस जगह पर हैं, देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। बिल्कुल। और इसरो के साथ वैज्ञानिक बनने की इच्छा जो थी वो उनकी रंग लाई और इसरो की सफलता में योगदान दिया एक और नारी शक्ति ने, वो कोई और नहीं, वो है डॉक्टर अनुराधा जी। जी हाँ। अब उन्होंने अपनी मातृभाषा कन्नड़ में एक कविता लिखी और उसका शीर्षक था कि एक आदमी चांद पर उतरता है। क्या बात है। जुलाई सन 2011 में उन्होंने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में जीसैट 12 उपग्रह को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और परियोजना निदेशक के रूप में उन्होंने जीसैट 10, 9, 17 और 18 संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण का भी निरीक्षण किया। उनकी विशेषता उपग्रह जांच प्रणाली की है, जो अंतरिक्ष में एक बार चला जाए तो उनके प्रदर्शन पर नजर रखती हैं। बिल्कुल, उन्होंने 20 सदस्यों वाले समूह का नेतृत्व भी किया और गतिविधियों का प्रदर्शन भी किया, जिसमें तकनीकी और बिजली आधारित प्रणाली प्रबंधन, यंत्रीकरण और इन प्रबंधन और प्रावधानों को अंतरिक्ष यान अनुप्रयोगों में सक्षम बनाने के लिए उन्होंने कार्य किया। भाई इतनी ज्यादा उपलब्धियां और इतने अच्छे काम के लिए आपको कई पुरस्कार भी मिले, सम्मान मिला। अंतरिक्ष में स्वर्ण पदक पुरस्कार सन 2003 में मिला, जो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा उनकी अंतरिक्ष खोज के लिए दिया गया था। जी, और सुमन शर्मा अवार्ड साल 2011 में मिला, जो राष्ट्रीय डिजाइन और अनुसंधान मंच NDRF की तरफ से दिया गया था। संचार उपयोगिताओं में विशेष योगदान के लिए इसरो मेरिट पुरस्कार अंतरिक्ष यात्री स्मृति में दिया गया और इसरो टीम अवार्ड साल 2012 में आपको मिला। और अनुराधा जी कई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी अग्रणी रही हैं और जो हमारे श्रोता ने लिख कर भेजा था वो बात भी उन्होंने कही थी कि बिल्कुल, कि यदि आप में आपने- जुनून है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और वाकई में सही, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जी। हम कुछ करना चाहें किसी भी क्षेत्र में, बस हमारे अंदर, हमारे मन में एक विश्वास होना चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जुनून और जोश होना चाहिए और मेहनत करने और का सपने बड़े सपना। देखने चाहिए। और ये बहुत अच्छा इन्होंने लिखा, ये लाइनें हमने शायद पहली बार ये सुनी है कि अपने सपनों का पीछा सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई और उसे हासिल नहीं करने जा जी, सकता। तो जाहिर है बिल्कुल। सबके अपने अपने सपने होते हैं, सब अपने सपने संजोते हैं और उनके पीछे भागते रहते हैं जब तक कि वो हमें पूरे मुकम्मल नहीं हो बिल्कुल। जाते। और रेणु जी सपने देखने भी चाहिए, हमें हाँ, लगता है सभी बिल्कुल। बच्चे से लेके बड़ों तक सबको अच्छे तो सपने यानी देखने चाहिए। कि सपना देखने के लिए हमें सोना पड़ेगा और हम तब तक सो लेते हैं, लेकिन गीत सुनवा देते हैं, जी। है ना?
छम गीत सुनाए, मेरी पायल गाए, दिन आए मिलन के बालमा, दिन आए मिलन के बालमा। उधर उधर बादल छाए, मस्त हवा लहराए रे, मस्त हवा लहराए रे। जान गई मैं, जान गई क्यों, कोयल शोर मचाए रे, कोयल शोर मचाए रे। शोर मचाए तेरी रीत जगाए, दिन आए मिलन के बालमा, दिन आए मिलन के बालमा। छम 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 गीत सुनाए। देख रहे हैं राह तुम्हारी, ये नैना शर्माए से, ये नैना शर्माए से। हर आहट पे ये दिल धड़का, हम चौंके घबराए से, हम चौंके घबराए से। क्यों तरसाए मुझसे रहा नहीं जाए, दिन आए मिलन के बालमा, दिन आए मिलन के बालमा। छम 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 गीत सुनाए, मेरी पायल गाए, दिन आए मिलन के बालमा, दिन आए मिलन के बालमा। क्या बात है। कितना प्यारा गाना था ना बहुत ही रेणु जी? प्यारा। और अब हम लोग जैसे बारिश का मौसम है तो इस समय बालों के लिए हम लोग को बहुत सतर्क रहना चाहिए। नहीं, और हम बता चुके हैं कि रूसी के बारे में बताएंगे ना। बहुत देखभाल करनी पड़ती है ना बारिश के मौसम में, तो करना भी रूसी चाहिए, जी क्योंकि अभी बारिश बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जहाँ पसीना भी होता है वहां पर भी अलग तरीके की समस्या होती है। जी। घमौरियां हो जाती हैं गर्दन में, बालों में भी हो जाती हैं, मतलब हाँ, यानी सर कि के जो हमारे सर- सिर की जो त्वचा है उसमें भी हो जाती है और बहुत खुजली होती है। लेकिन जब रूसी हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत खुजली होती है, और कभी कभी ज्यादा खुजली होने से अलग तरीके के घाव भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो एक बात जो है कि ये जो डैंड्रफ भी जिसे हम कहते हैं, और कुछ लोग और भी नाम देते होंगे, आप बता सकते हैं हाँ, हमें सब अपना श्रोता। अपना बता हाँ, सकते हैं कि हाँ। कहाँ पर क्या बोलते हैं। तो सिर में मौजूद जो मृत कोशिकाएं होती हैं वो पैदा होती हैं और सिर में खुजली होती है, बाल झड़ने भी लगते हैं, और साथ ही माथे जब बढ़ जाती है बहुत ज्यादा तो आपके आगे यानी कि जो मस्तक है उस पर, गर्दन, बाहों आदि में भी दिखने लगता है, और कभी कभी तो इसके प्रभाव से या इसके संक्रमण से छोटे छोटे दाने भी होने लगते हैं। तो ये सारी समस्याएं बढ़ती हैं, और कुछ लोगों बिल्कुल। की तो इतनी ज्यादा हो जाती है मंजरी कि भौं तक में भी रूसी दिखाई देने बिल्कुल, और लगती है। वो समय तो बहुत दिक्कत का होता है जी। क्योंकि उसके उससे आपके आईब्रोज के भौं के बाल भी झड़ने शुरू हो जी। जाते हैं। तो इस समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। और रूसी होने के कई कारण होते ही हैं, कहीं ना कहीं हम लापरवाह ज्यादा हो जाते बिल्कुल। हैं कि अपने बालों को ठीक से केयर नहीं कर रहे हैं। और कुछ तो क्या होता है कि फैशन के चक्कर में भी हम सोचते हैं कि बाल हमेशा हमारे लहराते रहें और बढ़िया बढ़िया हम सेल्फी लें। तो ये भी समस्या होती है कि हम बालों में तेल लगाना बंद कर देते हैं, तो जी। रूसी तो भाई होगी होगी। और कई बार क्या होता है कि कई तरीके के हम शैम्पू इस्तेमाल करने लग जाते हैं और हम ये ध्यान नहीं देते कि ये हमारे बालों के लिए उचित है या नहीं है। बिल्कुल। तो वो भी समस्या होती यानी कि है। हमारे बालों को ये जी। शैम्पू पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, भैया देख लीजिए, थोड़ा सा बालों से भी पूछ लिया करिए, है ना? बिल्कुल पूछ लेना चाहिए। और सफाई कभी कभी ठीक से नहीं हो पाता है, या कभी आपने शैम्पू की मात्रा ज्यादा ले ली और वो बालों से निकल नहीं पाए, तो भी आपके अंदर रूसी हो जाएगी बालों में। ये जरूर कह सकती जी। हो।
और जहाँ तक सफाई की बात है वो तो हमें लगता है कि आजकल कुछ ज्यादा ही लोग शैम्पू करते हैं, बिल्कुल, मतलब हर देख दूसरे दिन बाल धो लेते हैं, जो कि हम लोग पहले में हफ्ते में एक दिन करते थे, या अब बहुत होता जल्दी-जल्दी। हाँ और रेणु जी होता क्या है कि कुछ लोग शैम्पू को डायरेक्ट ऐसे हाथ में लेके जी सर पे लगाते हैं या बॉटल बिल्कुल सीधे डाल ली, तो उससे भी शैम्पू निकल नहीं पाता है। तो अच्छा तरीका ये है कि आप एक मग में पानी लें थोड़ा-सा, फिर शैम्पू घोल के लगाएँ तो वो फ़ायदा करेगा। बिल्कुल, यानी कि या तो उसको पानी में घोल कर लगाएँ या अपने बालों को पहले गीला कर हुँ। लें और फिर लगाएँ, क्योंकि सब चीज़ों में कहीं न कहीं रसायन मिले हुए हैं, तो इस रासायनिक तत्वों को थोड़ा-सा हम अगर कम कर लें इनकी तेज़ी को तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। और इसी तरह जो हार्मोनल समस्याएँ हो जाती हैं, हुँ, उसकी वजह से भी हो जाता है। और खान-पान में जब पोषक तत्व की कमी होती है या कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाइटिंग के चक्कर में खाने चीज़ें छोड़ देते हैं, हरी सब्जियाँ छोड़ देंगे, फल नहीं खाएँगे, तो उसकी वजह से भी ये आपके बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं। ज़्यादातर हमने हमारा खुद का भी अपना देखा हुआ है कि जिसने भी डाइटिंग करी और चीज़ें छोड़ी हैं खाना, तो उसको ये समस्या बालों की आई है और रूसी तो हो फैल ही जाएगी फिर आपके बालों में। जी। तो इसलिए कुछ हम उपाय बताते हैं। यानी कि पहली बात तो ये कि जी। पोषक तत्वों का ख्याल रखें, अपने बालों की हुँ। साफ-सफाई का ख्याल रखें, शैम्पू अगर कर रहे हैं तो पानी से बहुत अच्छी तरह से धो लें, तो पहली बात कि रूसी होगी ही नहीं। जी। लेकिन कुछ अगर वजह से जैसे हार्मोनल समस्या है या तनाव वगैरह के कारण से भी अगर सर्दी-जुकाम ज़्यादा होता है अगर रूसी हुँ। है तो अगर रूसी हो ही गई है तो कुछ पेस्ट हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके प्रयोग से हम उनको दूर भी कर दूर सकते कर हैं, है सकते ना? हैं। जैसे नीम का पेस्ट और दही लगाकर बना सकते हैं ना जैसे? बिल्कुल। नीम के आप कुछ पत्ते ताज़े ले लीजिए और हुँ। उसको मिक्सी में या सिल में आप पीस लीजिए। सिल में अच्छा पिस जाता है क्योंकि उसमें चिकनापन आ जाता है सिल में पीसने से। हाँ, लेकिन लेकिन सिल सबके मैंने पास मिलेगी तब तो हाँ। सबके पास सिल होती नहीं सब है, बट्टे इसलिए खाते हो गई सिल। इसलिए अब सब मिक्सी हुँ, वाले हो गए, जी, इलेक्ट्रॉनिक वाले हो गए हैं। तो जिसके बिल्कुल। पास जो हो भाई उस तरह से पीस ले और दही ताज़ा लेकर के आप उसमें अच्छी तरह से मिला लीजिए और फिर हुँ, अपने उँगलियों से अपने बालों के सारे पोर्स में आप अच्छे से लगाइए और 1 जी। घंटे करीब उसको लगा रहने दीजिए। हाँ, लेकिन इसके लिए अगर पोरों से लगाना है तो किसी हुँ, और की भी मदद ले लीजिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि मंजरी ने कह दिया आप अपने हाथों से लगाइए तो आप अपने हाथों से हाँ, लगाइए। कोई दूसरा लगाता है तो बहुत अच्छा लगता है ठीक रेणु से जी। लगती है, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि याद है कि हमारे जब नानी वगैरह थी, मम्मी वगैरह तो वो लोग लगाती थी तो बहुत अच्छा रहता था, है ना? मंजरी वो ज़माना गया, हाँ, अब जो लेकिन अभी है क्या उससे करें? काम चलाओ। बिल्कुल, अब तो हुँ, अपने आप ही लगाना है तो भई लगा लीजिएगा अपने आप जी, और अगले उसके बाद आप 1 घंटे बाद आप किसी बढ़िया से माइल्ड शैम्पू से आप अपना सर अच्छे से साफ कर लें और इस तरह से आपकी जो रूसी की समस्या है वो भी कम होगी, बाल गिरने कम होंगे। नीम और दही का पेस्ट लगाते हैं और बालों में तेज़ी से उसकी वृद्धि भी होगी। जी। तो इसी तरह से ग्रीन टी जो होती है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है कम करने के लिए रूसी को। तो पहले तो बालों को अच्छी तरह से साफ कर लें और फिर उसके बाद एक टी बैग ले लें ग्रीन टी का और उसको कप में रखें और उसमें गर्म पानी डाल दें जैसे कि चाय बनाई जाती है वैसे ही। और जब ये पानी ठंडा हो जाए तब इसे स्प्रे बॉटल में भर लें और बालों की जड़ों में धीरे-धीरे लगाएँ। इसको वैसे पता नहीं क्यों स्प्रे बॉटल की बात कर रहे हैं, लेकिन उँगली से भी आप लगा सकती हैं। धीरे-धीरे उसमें मालिश करें, मसाज करें और फिर लगा लें और इसके बाद कंडीशनर लगाकर 10-15 मिनट बाद धो लें और रूसी के साथ रूसी तो निकल ही जाएगी, बालों में तो थोड़ी चमक भी आ चमक जाएगी। बहुत आती है ग्रीन टी जी, से और इसी के साथ है प्याज का रस। तो अच्छा। आप एक प्याज ले लीजिए अच्छा, उसको। 1 मिनट हुँ, ये बताओ मुझे हुँ। ये तो बता ही दें, बताओ क्या मतलब अगर बाल आपके लंबे हैं तो 2 टी बैग इस्तेमाल कर लीजिए, हाँ, ज़्यादा बिल्कुल। पानी चाहिए, है ना? बिल्कुल, सही हाँ। कहा आपने क्योंकि भई आपके बाल तो उसके लिए तो 2 टी बैग तो लगेंगे ही रेणु जी, है हाँ, ना? जी बिल्कुल। तो ये बात सही है। अब हम बताते हैं प्याज का रस। तो 1 प्याज जो है आप मिक्सी में ले लीजिए पीस जी, करके उसके बाद उसको छान लीजिए और जिसके बड़े बाल हैं तो वो 3 प्याज भी ले सकता है जी। और फिर आप इसके जो पेस्ट आपका छान कर पानी निकलेगा उसको आप सिर के हर हिस्से में अच्छे से लगाइए या किसी से लगवाइए और कुछ देर लगा रहने के बाद कम से कम आधे घंटे के आसपास लगा रहने दें, फिर आप इससे शैम्पू कर लें। तो वाह! ये भी एक आपके पास घरेलू एक उपाय है, जी हाँ, प्याज और हर घर में रहता है। घरेलू की बात आई तो चुकंदर का रस भी लगाया जा सकता है। इसका पेस्ट बना लें, बालों में लगा दें, 20 मिनट बाद बालों को धो लें और इसमें कई बार जो है मेहंदी भी मिला सकते हैं। मेहंदी आप ताज़ी पत्ती वाली भी मिला सकते हैं और पाउडर जो आता है उसको भी मिला सकते हैं। तो इससे मजबूती और चमक भी अच्छी रहेगी और रूसी भी हट जाएगी। और कुछ लोग कभी-कभी नींबू भी लगा लेते हैं अपने हुँ, उसमें सर की जो त्वचा होती है हमारी यानी स्कल में जो हाँ। खोपड़ी की जो त्वचा है यानी बालों की जड़ों में
खूब अच्छी तरह से, जिसके बाल छोटे हैं उसको ज़्यादा आसान होगा, वो प्रयोग कर सकते हैं कि नींबू के छिलके जो होते हैं उनको आप रगड़ सकती हैं। हाँ, उससे भी, और इसके साथ-साथ आप नारियल के तेल में कपूर मिलाकर भी लगा सकते हैं। क्या बात और है। गर्म तेल की मालिश, जो सबसे आसान तरीका है कि आप गर्म तेल की मालिश, जो भी आप नारियल का गरम हो नहीं, चाहे गुनगुने तेल की गुनगुना, मालिश, है मतलब ना? गर्म जब हाँ। करेंगे तो थोड़ा ठंडा हो जाए, इतना तो सभी समझते हैं नहीं, कि नहीं, अब हम तो कह देंगे कि भाई मंजरी ने कहा था गरम तो नहीं, गरम। अच्छा हम ठीक कर देते हैं। हाँ, आप बिल्कुल। उसको गुनगुना कर दीजिएगा। जी। जो भी सुन रहे हैं हमारी सखियाँ और सखा, तो गुनगुना तेल आप अपने सर में लगाइए और उसके बाद एक भगोने में गर्म पानी करके एक टॉवेल को डिप करके उसको किसी चिमटे वगैरह की सहायता से निचोड़ करके उसको आप सर पर थोड़ी देर भाप दे दीजिए। जी। फिर अगर आप सर धोते हैं शैम्पू से, तो इससे आपकी डैंड्रफ की समस्या बहुत जल्दी ही समाप्त हो समाप्त हो जाएगी। जाएगी। चुकंदर के रस की जो बात है, चुकंदर को भी आप कद्दूकस करें चाहे मिक्सी में पीस लें, और उसका जो पानी है, अगर आप मेहंदी जब लगाती हैं उसमें इसको डाल के लगा लें, क्या तो बात। जो बरगंडी कलर आता है, बहुत सुंदर जो चुकंदर का रंग है वो बालों पर आता है और उसका रंग बहुत ही सुंदर आता है, और उससे कंडीशनिंग भी बहुत अच्छी होती है, यानी बालों में चमक आती है। तो आप बिना रूसी के भी चुकंदर के रस का उपयोग कर सकती हैं और उसका मजा ले सकते हैं। और जब हम गीत का मजा लेंगे हाँ, ना? हम इसलिए मजा लेंगे क्योंकि जब हमने शैम्पू करवा ही दिया है, बाल लहरा ही रहे होंगे फिलहाल, तो अच्छा, तो अब हम एक अब गीत क्या ही सुन लहराएंगे? लेते हैं। जुल्फ बिखराती चली आई हो, ए जी सोचो तो जरा, बदली का क्या होगा, बदली का क्या होगा। अरे जुल्फ बिखराती चली आई हो, ए जी सोचो तो जरा, बदली का क्या होगा, बदली का क्या होगा। नाजुक नाजुक जैसे कंवारी कलियां, होंठ ये नाजुक नाजुक जैसे कंवारी कलियां, सामने इनके फीकी बाकी सारी कलियां, सामने इनके फीकी बाकी सारी कलियां। यूं जो मुस्काती चली आई हो, यूं जो मुस्काती चली आई हो, यूं जो मुस्काती चली आई हो, ए जी सोचो तो जरा, फूलों का क्या होगा, जुल्फ बिखराती चली आई हो। शराबी तेरी है, उसमें गुलाबी डोरे डोरे डोरे, आँख शराबी तेरी
उसमें गुलाबी डोरे, शर्म के मारे दहके गाल ये गोरे 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 गोरे, शर्म के मारे दहके गाल ये गोरे गोरे। आग भड़काती चली आई हो, आग भड़काती चली आई हो, आग भड़काती चली आई हो। तेजी सोचो तो जरा, शोलों का क्या होगा, जुल्फ बिखराती चली आई हो। अनजान अदाएं, हाँ ले बैठी हैं हमको ये अनजान अदाएं। छोड़ के दर को तेरे बोल कहाँ हम जाएं, हाँ हाँ छोड़ के दर को तेरे बोल कहाँ हम जाएं। जाल फैलाती चली आई हो, जाल फैलाती चली आई हो, जाल फैलाती चली आई हो। जी सोचो तो जरा, पंछी का क्या होगा, जुल्फ बिखराती चली आई हो। जी सोचो तो जरा, बदली का क्या होगा है, हाँ हाँ बदली का क्या होगा है है। क्या बात है, बहुत ही प्यारा गीत और उतनी ही प्यारी हमारे दोस्तों की बातें। आपने लिखा है कि नीम की पत्तियों को धागे से बांध के पोटली बना लीजिए और गर्म पानी से उबालकर बाल धोने के बाद उसका गुनगुना पानी नियमित डालिए बालों में, न तो डैंड्रफ होंगी और न ही जुएं पड़ेंगी। और नहाइए भी इसी पानी से, कोई जो आपकी त्वचा संबंधी समस्या है वो बिल्कुल नहीं होगी, खास तौर से बरसात में जो होती है खुजली आदि वो नहीं होगी। इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखकर भेजी है, तो बिल्कुल ये आसपास नजर दौड़ाइए और नीम के पत्ते जहाँ पर है हम तो इसको अपनाएंगे जरूर, क्योंकि ये बड़ी अच्छी चीज है। जी हाँ बिल्कुल, इससे समस्याएं खत्म हो जाती हैं बालों की। तो रेणु जी कल है यानी 12 जून की हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथी पहले ही लिख के भेज देती हैं कि भाई वर्चुअल कैंपेन के रूप में आयोजित किया गया है इस वर्ष के विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को। इसे कहा जा रहा है आभासी अभियान, क्योंकि चूंकि मिलजुल नहीं सकते इसलिए, और इंटरनेशनल लेबर जो अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, इसके बारे में 2002 में की गई इसकी शुरुआत। और इस दिन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य, आप बात से ही समझ गए होंगे हमारे श्रोता, कि बाल श्रम की वैश्विक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना तथा बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करना है। और जाहिर है कि हम मनाते हैं और लाखों लोग इसमें ध्यान देते हैं इस, और हम इसीलिए मनाया ही जाता है कि लोग इसकी तरफ ध्यान दें। बिल्कुल। और वैसे भी देखा जाए रेणु जी, तो जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ही प्यारे से भोले से मासूम होते हैं, और जहाँ उनकी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल की ज़रूरत होती है, वहीं उस नाजुक सी अवस्था में उनके कोमल हाथों द्वारा उनसे काम करवाया जाता है, मजदूरी श्रम करवाया जाता है, तो इसका प्रभाव उनके मानसिक, शारीरिक व्यक्तित्व पर पड़ता ही पड़ता है। और कई बार तो बुरी संगतों और बुरी आदतों में वे मादक पदार्थों के कुछ सीख जाते हैं, खाना बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, और बड़ी ही कच्ची नाजुक उम्र होती है, कोरी मिट्टी की तरह होते हैं वो। और जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी सांचे में ढालो बच्चे ढल जाते हैं। तो ये हम सभी का
कर्तव्य है कि हम उनको एक सही आकार दें, सही शिक्षा दें, सही लालन-पालन करें और जिससे उनका जीवन बर्बाद ना हो पाए और देश में जो समाज को एक अच्छी पीढ़ी की ज़रूरत होती है, तो वो बच्चे ही हैं जो आगे चलकर भावी पीढ़ी के रूप में अपने कार्य करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन बच्चों को, सभी बच्चों को हमें कैसे देखना है, कैसे उनके लिए क्या करना है। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष जैसा कि हम बता रहे हैं 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और सरकार ने सन 1986 में बाल श्रम निषेध और इसके तहत एक सलाहकार समिति बनाई गई जो ध्यान देती है कि कारखानों में, उद्योगों में बाल श्रम न किया जाए, कहीं भी हो काम न किया जाए, उसे रोका जाए और कड़ी कार्यवाही हो। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि आज मतलब बाल श्रम दिवस से आप काम नहीं करवा सकते, परंतु आज भी हमारे देश के कई क्षेत्रों में छोटे छोटे बच्चे जिनका स्थान स्कूलों में होना चाहिए भी कार्य करते दिख जाएंगे। ये कार्यस्थल है मोटर गैरेज, पेट्रोल पंप, होटल इत्यादि। आज भी श्रम विभाग को ऐसे स्थानों पर ध्यान देकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए जो छोटे छोटे बच्चों से कार्य करवाते हैं। आशा है कि आपके माध्यम से ये संदेश पूरे देश में सुना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है और हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनसे बहुत लोग घर पर काम करवाते हैं या कुछ लोग छुप छुप के काम करवाते हैं। जी हाँ, तो ऐसा नहीं कराना बिल्कुल चाहिए। नहीं करना चाहिए और बल्कि अगर श्रम दिवस हो या नहीं हो, इस पर हमें बार बार चर्चा करनी ही चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बच्चों को जैसे खेलने की उम्र है, चलिए स्कूल नहीं भी अगर जा रहे हैं तो भी इसका मतलब नहीं कि उनसे काम करवाया जाए और इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। काम खास तौर से जो माता पिता करवा रहे हैं वो और जो उनसे काम ले रहे हैं और उसके बदले में पैसा दे रहे हैं उनसे भी, इन सबसे गुजारिश है कि आप इन्हें कृपया रोकें, क्योंकि हम सब सिर्फ कह सकते हैं, करना आपको है। जो काम करवा रहा है और जो अपने बच्चों से करवा रहा है, उन दोनों को ध्यान रखना होगा। तो जाहिर है कि जैसे हमारे श्रोता ने कहा और वैसे भी हम इस मंच से आपसे गुजारिश करते हैं कि इसको जहां तक हो सके आप रोकने की कोशिश करें। बिल्कुल। और हम फिलहाल खाना बना लेते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा कुछ बना लिया जाए। क्या कुछ बना रही हो? कुछ नमकीन बना लेते हैं हम। जरूर। और आप जो बनाना चाहे वो बनाइए। ऐसा? हाँ। चलो फिर देखते हैं। तो चलिए हम बताते हैं अपनी सखियों को, सखाओं को कि मसूर दाल के कटलेट। तो इसकी सामग्री है कि साबुत मसूर दाल 100 ग्राम आप बीन कर, छान कर, अच्छे से धोकर इसको भिगो लें और आलू 2 उबले लेने हैं, पनीर 100 ग्राम लेना है, पुदीने के पत्ते 1/4 कप कटे, हरी धनिया थोड़ी सी कटी हुई, भुने चने 1/4 कप, तेल 1/4 कप, हरी मिर्च 2 कटी, अदरक 1 इंच इसको आप कस कर लेना है आपको और गरम मसाला छोटा चम्मच लेना है, लाल मिर्च भी आपको अंदाज से लेना है जितना आप तीखा पसंद करें, अमचूर आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच और भुना जीरा आपको आधा छोटा चम्मच लेना है, नमक अंदाज से लेना है। अब इसका बनाने का तरीका है कि मसूर की दाल जो है वो लगभग 7 से 8 घंटे भीगी हो और इसे कई अच्छा, पानी से। मसूर की दाल की अगर बात कर रही हो तो ये छिलके वाली होगी या बिना छिलके वाली? ये पूरी बिना छिलके, मतलब वो साबुत होगी। अच्छा, हाँ, जो टूटी नहीं होगी, साबुत वाली होगी, वो लेंगे। और आप चाहे तो दाल को रात भर भिगो सकते हैं या 7-8 घंटे दिन में आप भिगो के ले सकते हैं। और जब भीग जाएगी तो आप उसे कई बार पानी से धोइएगा कि जिससे कि उसकी जो दुर्गंध है आ गई हो भिगोते समय वो निकल जाए। और अब कुकर में सारी दाल डालें, इसको 1/4 कप पानी डालकर इसके अंदर आप गैस पर कुकर चढ़ा दें और करीब 1 या 2 सीटी आने तक आप उसको पका लें। और उसके बाद जब वो पक जाए तो कुकर ठंडा हो जाए तो आप उसको प्लेट में निकाल लें और अगर उसमें कहीं पानी रह गया हो बाई चांस तो आप उसको अतिरिक्त पानी को अलग हटा के रख दें। अब आपको क्या करना है कि मिक्सी का एक पॉट लेंगे, उसमें भुने चने या तो लें आप, या फिर भुने चने की जो दाल आती है जिसमें छिलका नहीं लगा होता उसको लेकर के आप पीस लें। अगर वो भी नहीं है तो आप बेसन घर पे भून के। क्यों नहीं है, बनाएंगे ना। हाँ। ले आएंगे ना, जब बनाना है तो ले आएंगे तो अच्छी बात है। नमक नहीं है तो फिर नमक नहीं है, नहीं, नमक तो होता है, बाई चांस वो चने की दाल रहता है, क्यों नहीं रहेगा? जब मसूर की दाल है तो फिर चना भी होगा। अच्छा, चलिए खोज लेंगे किचन में क्या है और बेसन भी ले सकते हैं ना। अच्छा, लेकिन बेसन भुनना पड़ेगा, ये तो भुना हुआ चना होता है। भुना हुआ तो है तो फिर बहुत अच्छी बात है, स्वाद अच्छा आता है। फिर आलू छीलकर आप उसको कस लें, अच्छे से मिक्स कर लें। फिर पनीर आप कस लीजिए, आलू पनीर के बाउल में डाल दें जो आप लेंगे, उसमें आलू और पनीर का जो बाउल होगा मैश किया हुआ उसमें आप दाल को भी डाल दें। अब उसके ऊपर पुदीना, हरी धनिया, हरी
हरी मिर्च, अदरक, गरम मसाला, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, भुना जीरा, नमक और भुने चने का पाउडर आप डालकर उसको अच्छे से मिला लीजिए और इसकी आप टिक्की बना लीजिए। और आप या तो तवे पर या नॉन स्टिक पैन में हल्का सा तेल लगाकर आप इसको दोनों तरफ से बढ़िया बढ़िया लाल लाल सा सुनहरा सा तल लीजिए, सेक लीजिए मतलब। और आप इसको चाय के साथ खाइए या पर्तदार आप पराठे के साथ खाइए, तो बहुत टेस्टी लगेगी मसूर की क्या दाल के बात है, कटलेट। क्या बात है। इसको पूरा खाना भी तो भरपेट खा सकते हैं ना, ये क्यों बिल्कुल। कह रही हो केवल चाय के साथ दो दो खा नहीं, लीजिए? जैसा मन हो, मतलब अगर ये बनाते बनाते थक गए तो ऐसे ही खाने लग जाइए, नहीं तो और कुछ पराठे का नहीं मन है तो ये तो बहुत है ना। स्वादिष्ट होगा निश्चित, क्योंकि उसमें मसूर की दाल है, आलू है, बेसन है, सब कुछ है, सब स्वादिष्ट चीजें हैं। तो भाई आजकल जो मौसम है, वैसे तो कल हमने वट सावित्री की बात की थी कि बरगदाई की पूजा कुछ लोगों ने की, तो गुलगुले जरूर बने होंगे। तो बस बिल्कुल। आप ऐसा करें कि गुड़ लीजिए थोड़ा सा और उसमें आटा, पहले तो पानी डाल दें, उसको कोशिश करें कि 2-4 घंटे में वो घुल जाएगा, नहीं तो अगर आपने उसको तोड़ दिया है तो वैसे भी घुल जाएगा। उसमें सादा जो गेहूं का हम आटा रखते हैं उसको उसमें मिला दीजिए और जैसे पकौड़ी का पेस्ट होता है उतना ही ढीला बनाएं। और अगर आपको पसंद है तो उसमें सौंफ डाल दें, थोड़ी दरबरी करके, छोटी इलायची डाल दीजिए और उसको कम से कम 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आपने 1 कप अगर आटा लिया है तो उसमें 1 चम्मच या 2 चाय का चम्मच अगर आप सूजी डाल देंगे तो और अच्छा है। फिर उसके बाद अगर 2-3 घंटे आप उसको छोड़ दीजिए, सेट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको तल लीजिए पकौड़ियों की तरह घी में, फिर उसके बाद बस गरम गरम खा लीजिए। वो गुलगुले तो बहुत अच्छे लगते हैं। जी हाँ। और इसके तो बहुत भी तरीके हैं। गुलगुले जैसे आपने बना दिए, आप बढ़िया गाढ़ा सा वो दूध गाढ़ा कीजिए और उसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालिए। जब वो गाढ़ी ग्रेवी हो जाएगी ना, मतलब गाढ़ी उसका दूध गाढ़ा हो जाएगा जी। रसमलाई के जैसा, तो उसको आप एक बाउल में रखिए और उसके ऊपर वो गुलगुले डाल दीजिए। क्या बढ़िया टेस्ट आता है मतलब उसका। मीठे पे मीठा। हाँ, मीठे मीठा बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। तो मीठे पर मीठे की जब बात आ रही है तो मीठी नीम की हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, हालांकि ये बालों की बात है। जुल्फों पर फिर चलते हैं रेणु जी। इन्होंने लिखा है मीठी नीम यानी कड़ी पत्ता जिसे कहते हैं। कड़ी पत्ता, उससे भी अगर नारियल तेल में गर्म कर दिया जाए या उसे जला दिया जाए, उबाल दिया जाए, तो उसे अच्छे से ठंडा करके मैश करके फिर छान लिया जाए और फिर उसे अगर हम बाल में लगाएंगे तो बाल बहुत मुलायम होते हैं। आंवला, रीठा, शिकाकाई, उससे भी अगर बालों में लगाकर 3-4 घंटे लगाएं तो बाल सफ़ेद नहीं होते। आंवला खाना चाहिए और सर्दियों में च्यवनप्राश जरूर खाना चाहिए, तो बाल अच्छे लंबे घने होते हैं। सर्दियों में च्यवनप्राश खाना चाहिए, लेकिन अभी भी अगर मौसम थोड़ा सा ठीक है, बहुत गर्मी नहीं है, तो आप सुबह के समय च्यवनप्राश खा सकते हैं। फिलहाल हम गीत सुना सकते हैं। हारेगा जब कोई बाजी तभी तो होगी किसी की जीत। दोस्त यही दुनिया की रीत, तुम्हें मुबारक मन का मीत। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। तूने पाई ऐ दोस्त मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई।
तूने पाई, ऐ दोस्त मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। दुआ मेरे दिल की, दुआ मेरे दिल की, दामन में ना समाए, तुझे प्यार मिले इतना जीवन में ना समाए। मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। मीत मेरा छीन लिया, मीत मेरा छीन लिया तूने छब दिखा के, सदा उसे रखना पलकों पे तू बिठा के। इतना सुख देना जीवन में ना समाए, यूं रस बरसाना आंगन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं। लेकिन भाई अगर प्लेट में इस तरह से कटलेट हो ना तो कोई पलक नहीं बंद करेगा क्योंकि गायब हो जाएगा। बिल्कुल तुरंत नजर झुकी नहीं कि गया। तो वैसे भी रेणु जी खाना बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब आप डाइनिंग टेबल पे लगा देते तो खाना खाने में किसी को भी टाइम नहीं लगता ना। वही बड़ा मुश्किल है भाई। तो आज आप क्या बता रही हैं? लेकिन भाई ये जो क्रिस्पी वेज कटलेट है ना, जितना भी टाइम लगे बनाना तो पड़ता ही है क्योंकि ज़बान का मामला है ना। इसमें भी हम अदरक, हरी मिर्च, प्याज 2 महीन कटे हुए लेंगे, मटर लेंगे आधा कप, और अदरक और हरी मिर्च थोड़ा अपने स्वाद के हिसाब से देख लेंगे हमारी सखियां और हमारे मित्र। और मटर आधा कप है तो 2 प्याज महीन होंगे, चुकंदर कसा हुआ आधा कप, गाजर 1 कटी हुई, फ्रेंच बीन्स आधा कटोरी, नमक अंदाज से, धनिया पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर यानी कि खटाई, हरा धनिया। ये पहले जो मसाले हमने बताए वो सब आधे आधे चम्मच होंगे, और हरा धनिया भी आप अपने स्वाद के हिसाब से कर लें। आलू सब चीज़ में ज़रूर पड़ता है, बड़ा प्यारा होता है। तो उबला हुआ आलू मैश किया हुआ, और मैदा आधा कप चाहिए हमें जो अलग से रखेंगे। और मैदे के लिए हम थोड़ा सा नमक आधा चम्मच और रखेंगे, पानी अंदाज से। और ब्रेड क्रम्स जो होंगे वो 1 कटोरी हमें रखना होगा इसके लिए। और जाहिर है कि तेल भी चाहिए इसके लिए। तो मंजरी ऐसा करेंगे कि एक पैन में तेल गरम करके 2 चम्मच डाल लेंगे। जब गरम हो जाएगा तो इसमें अदरक, हरी मिर्च, प्याज, मटर डाल दें और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लें। अब उसके बाद चुकंदर, गाजर, बीन्स और नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जो चीज़ हमने पहले बोली थी वो सारी चीज़ें डाल दें और इसको थोड़ा खुला पकाएंगे ताकि वो क्रिस्पी रहे, थोड़ा कुरकुरा सा बना रहे। और अब इसमें उबले आलू डाल देंगे और अच्छी तरह से मैश करके मिला देंगे सब चीज़ को। तो लड्डू जैसा बन जाएगा। तो लड्डू जैसा तो नहीं, हाँ, जैसा भी आप आकार लेना चाहें, हाँ, जैसा भी आप लंबा अंडे जैसा या पतला टिक्की जैसा हार्ट शेप दे सकती हैं। और उसके बाद ये जब आपका तैयार हो गया सब कुछ, फिर उसके बाद आप एक अलग छोटे से बाउल में मैदा घोल लें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। थोड़ा पतला रखेंगे इसको क्योंकि उसमें सिर्फ एक तरह से डुबो के निकाल लेना है। और दूसरे आप एक बाउल में या प्लेट में ब्रेड क्रम्स रख लें। और इसके बाद आलू का जो मिश्रण हमने किया है उसमें आप अलग अलग आकार दे सकते हैं, पत्ती का आकार दे सकते हैं, जैसा भी आप चाहें और उसको कर सकते हैं। उसके बाद कटलेट बना के एक प्लेट में रख लें। उसके बाद एक एक कटलेट को निकाल कर मैदे के घोल में घोल लें उसको, मतलब डुबोएं, और फिर ब्रेड क्रम्स जो हैं उसमें लपेट लें उसे। लेकिन उससे पहले ये तैयारी कर लें कि जो जिस तेल में कढ़ाई में आपको तलना है वो जब गरम कर लें
तभी इसमें तुरंत तुरंत आप मतलब मैदे के घोल में डुबोएंगी, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में लपेटेंगी और तुरंत तेल में डाल देंगी। और रेनू जी, अगर मान लीजिए ब्रेड क्रम्स नहीं है तब हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अब ये तो तुम बताओगी। नहीं, वो सूजी होती है ना घर में, वो ले सकते हैं। और नहीं होती है तब? और नहीं होती है तो रस्क कभी कभी होता है घर में, तो वो ले सकते हैं। और सूजी के अलावा सिवैयां होती है ना, लंबी पतली वाली, उसको भी क्रश करके वो भी लपेटी जा सकती है। वो भी उसका चूरा थोड़ा बनाकर थोड़ा सा छोटा छोटा, या पोस्ते के दाने भी लोग लपेटते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन फिलहाल पूरी तैयारी से बनाइए भाई, जो चीज भी बनाइए, तभी मजा आता है ना खाने में और खिलाने में भी, है ना? अब ऐसे फिर वही वाली बात है, कहोगे हरी धनिया नहीं है तो कैसे मजा तारीफ आएगा? तो तभी मिलेगी ना जब अच्छे से बनाएंगे, है ना? और हमारी जीभ भी जो है वो भी कहेगी वाह वाह मजा आ गया, है ना? जी। जब हम तुमको देखे हैं रे छैला, जब जब हम तुमको देखे हैं रे छैला, मन मोर मचावे शोर शोर शोर, मचावे शोर शोर शोर, मन मोर मचावे शोर शोर शोर, मचावे शोर शोर शोर। ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, मन मोर मचाबै शोर शोर शोर, मचाबै शोर शोर शोर, मन मोर मचाबै शोर शोर शोर, मचाबै शोर शोर शोर। बुरी प्रेम किलत चल हट नट खट, धरती पे ऐसे ये आकाश फैला, मन मोर मचावे शोर शोर शोर, मचावे शोर शोर शोर, मन मोर मचावे शोर शोर शोर, मचावे शोर शोर शोर। ऐ का मत बल तू मैं का समझा दे, मत बल तू मैं का समझा दे, है का बतला दे। काहे मतलब ये तो जाने रे, सब ऐसा होता है तब पिया प्रेम हो जब, हम ई का जाने हमरा प्रेम है पहिला, मन मोर मचाबै शोर शोर शोर, मचाबै शोर शोर शोर, मन मोर मचाबै शोर शोर शोर, मचाबै शोर शोर शोर। बदन डर तेरा सजन कर, दूर से मिलन कापे तन डोले मन, छूने से तू क्या हो जाए घर में ना, मन मोर मचावे शोर शोर शोर, मचावे शोर शोर शोर, मन मोर मचावे शोर शोर शोर, मचावे शोर शोर शोर। जब जब हम तुमको देखे हैं रे छैला, ऐसा काहे को होवत हैरी लैला,
शोर शोर मचा भई शोर 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 मन मोर मचा भई शोर 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 मचा भई शोर शोर शोर। तो रेणु जी, ये बहुत ही प्यारा गीत हम लोगों ने सुना। और आज हम लोगों फिल्म ने का नाम क्या था जी इसका? आज ये फिल्म तो थी मस्ताना, और आज हमने जिन फिल्मों के गीत बजाए उनमें है शहीद, दीप जलता रहे, एक कली मुस्काई, एक बार मुस्कुरा दो। ये सारे गीत हमने आज अपने सभी श्रोताओं को, सखियों को सुनवाए। तो इसी के साथ समय समाप्त होता जी। है। तो रेणु चतुर्वेदी और मंशी वर्मा का नमस्कार। नमस्कार।